नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनेश कुमार पाराशर और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर अपन इनका लेटरल मीनिंग निकाले तो अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का सीधा सा संबंध हिंदी में मनी से कहा जाता है, धन, पैसा, मुद्रा। ठीक है, तो ये चीज तो क्या हो गई, मुद्रा। और शास्त्र अपन अच्छे से जानते हैं, शास्त्र यानी कोई भी स्टडी करना किसी भी चीज की। तो शास्त्र, अर्थशास्त्र क्या हो गया, जहां पर अपन धन का या फिर मुद्रा का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं, कई अर्थशास्त्री हुए। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दी, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कई बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए, इकोनॉमिस्ट हुए बड़े बड़े, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या क्या डेफिनेशन दी। जैसे अल्फ्रेड मार्शल हुए एक। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या डेफिनेशन दी कि मनुष्य जाति के दैनिक जीवन का अध्ययन। मनुष्य जाति के दैनिक जीवन का अध्ययन क्या है, अर्थशास्त्र है। अब यहां पे दैनिक जीवन से क्या मतलब है, यहां पर दैनिक जीवन से क्या मतलब है, दैनिक जीवन से मतलब है दैनिक जीवन में उसकी क्रियाएं। जैसे अपन दैनिक जीवन में क्या करते हैं, दैनिक जीवन में अपन खाना खाते हैं, कहीं जाते हैं, बाहर घूमते हैं, ये सब क्या है, दैनिक क्रिया हैं। तो अपन ने अगर खाना खाया तो खाना खाने के लिए अपन को क्या चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, मतलब अनाज चाहिए उसको पकाने के लिए, और उसके सब्सिडरी आइटम्स चाहिए। तो ये सब चीजें क्या हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं। तो इनका अध्ययन क्या बताया, अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र बताया। एडम स्मिथ, ये बड़ा ही फेमस नाम है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो एडम स्मिथ ने बड़ी सीधी सी व्याख्या दी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जहां पर भी कहीं धन की बात आ जाए, जहां पर भी कहीं धन की बात आ जाए तो वो क्या हुआ, अर्थशास्त्र हुआ। अब यहां धन से मतलब क्या है, यहां पे धन से मतलब वो चीज है जिसके बदले मुद्रा। मुद्रा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुद्रा। मुद्रा की यहां पे डेफिनेशन है कि जिसकी सहायता से आप, जिसकी हेल्प से आप किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या फिर विनिमय कर सकते हैं। तो आपने, जैसा कि सभी जानते हैं आप लोग, दो प्रकार का सिस्टम चलता है, एक तो बार्टर सिस्टम और एक मनी सिस्टम। वस्तु विनिमय और एक मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय में क्या होता था, वस्तु विनिमय पहले चलता था। वस्तु विनिमय में क्या होता था, जैसे एक बंदे के पास डस्टर बहुत सारे हैं, एक बंदे के पास मार्कर बहुत सारे हैं। इस बंदे को मार्कर की रिक्वायरमेंट है, इस बंदे को डस्टर की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों अपने गुड्स को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय, वस्तु का एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा, इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसके बहुत सारे मतलब कह सकते हैं अपन वीक पॉइंट्स थे। क्यों, क्योंकि अब इसकी कॉस्ट अगर देखा जाए, मान लो ये अलग कॉस्ट में बन रहा है, ये अलग कॉस्ट में बन रहा है, तो ये, अब मान लो किसी को गेहूं चाहिए, उसके पास मार्कर बहुत सारे हैं लेकिन उसको मार्कर की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर इस बंदे को मार्कर की रिक्वायरमेंट है, किस बंदे को, जिसके पास डस्टर बहुत सारे हैं, उसको मार्कर की तो रिक्वायरमेंट है लेकिन मार्कर वाले बंदे को डस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर अब ये क्या करेगा भाई, ये तो चाहता है कि मैं मार्कर ले लूं, लेकिन ये इसके बदले इसको क्या चीज दे। तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है कि भाई ये मार्कर वाला डस्टर वाले, मार्कर वाला गेहूं वाले को ढूंढे लेकिन गेहूं वाले को मार्कर की जरूरत नहीं है, डस्टर वाला मार्कर वाले को ढूंढे लेकिन मार्कर वाले को डस्टर की जरूरत नहीं है। तो ये चीज रिक्वायरमेंट्स यहां पर आके मैच नहीं करती थी। तो इसके बदले अपन एक कॉन्सेप्ट लेके आए। वो कॉन्सेप्ट क्या था, मुद्रा का। मुद्रा, धन, जिसको अपन ने धन का, पहले अपन कोई स्टैंडर्ड चीज बना लेते थे, जैसे चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, कि भाई ये एक फिक्स चीज है और इसकी वैल्यू डिसाइड कर दी कि भाई दो अगर सिक्के अपन देंगे तो ये मिलेगा, एक सिक्का देंगे तो ये मिलेगा, 5 सिक्के देंगे तो गेहूं मिलेगा। तो ये मनी की स्टार्टिंग चीजें हुई। तो एडम स्मिथ, धन का विज्ञान समझ में आ गया। धन क्या होता है,
ये समझ में आ गया। अब आए अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि धन के विज्ञान के साथ कल्याण का विज्ञान, उन्होंने एक इसमें नई चीज ऐड करी। भाई धन का विज्ञान इज नॉट अ फुल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, धन का विज्ञान इज नॉट अ फुल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने इसमें क्या चीज ऐड करी दोस्तों, उन्होंने इसमें ऐड करी कि कैसे कैसे आप कल्याण इसमें जोड़ेंगे, कैसे आप इसमें ह्यूमन वेलफेयर जोड़ेंगे, क्योंकि एक ह्यूमन है, नहीं तो फिर ये जानवरों वाली बात हो जाएगी। तो इसमें क्या चीज है, कल्याण, कल्याण यानी वेलफेयर, कि आप किसी का क्या करें, वेलफेयर करें, किसी की भलाई करें। तो उसका विज्ञान उसमें इन्होंने एक नई टर्म जोड़ दी। तो ये अपन ने बेसिक चीजें पढ़ी कि अर्थशास्त्र एक्चुअल में है क्या चीज। अर्थशास्त्र आप किसे कह दोगे, अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र में मतलब अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो आजकल तो क्या सिस्टम चलता है, मनी सिस्टम। आपने मनी दी, आपको ऑब्जेक्ट मिला, सामने वाले के पास मनी गई, उसको जो रिक्वायरमेंट है वो अगले को मनी देगा और पैसा लेगा। तो ये क्या है, सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो कि आगे धीरे धीरे अपन टिपिकल लेवल पे पढ़ते जाएंगे। अब अपन जैसे कि ये चीज अपन ने पढ़ ली, अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स तो क्या होता है भाई, ये चीज अभी अपन ने पूरी समझ ली इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की। अब यहां पे एरिया से मतलब होता है रीजन या कंट्री। अपन कोई पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं कि भाई कौन सी कंट्री किस टाइप से अपना ये इकोनॉमिक्स से इसको चलाती है। तो इसमें दो बेसिकली दो फंडे चलते हैं। दो फंडे कौन से चलते हैं, पहली तो होती है उदारवादी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था हो गई। दूसरी क्या होती है, दूसरी क्या हो जाएगी, उदारवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी क्या हो गई, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपन दूसरे फॉर्म में क्या भी कह देते हैं, पूंजीवादी। ये वर्ड आपने सुना होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसे अपन क्या कहते हैं, लिबरल इकोनॉमी, और इसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और ये क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब अपन को बेसिकली इनका फंडा समझना है कि ये समाजवादी क्या चीज है और उदारवादी क्या चीज है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है और कैपिटलिस्ट या लिबरल इकोनॉमी क्या है। अब अपन बेसिकली बात करते हैं पहले उदारवादी अर्थव्यवस्था। नाम से जैसा कि पता लग रहा है उदारवादी, उदार का मतलब क्या होता है, जेनरस। लेकिन यहां पे उदारवादी से मतलब वो जेनरस नहीं है, दया कृपालु, वो जेनरस नहीं है। यहां उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कंट्रोल गवर्नमेंट का कैसा है। ये अपन ने जो बाइफर्केशन किया है, अपन ने डिवाइड किया है, ये किस बेसिस पे किया है, ये अपन ने गवर्नमेंट के कंट्रोल के बेसिस पे किया है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल अपनी इकोनॉमी पे कितना है। यहां पे और यहां पे अलग अलग कंट्रोल के हिसाब से अपन ने इनको बाइफर्केट किया है। तो ये जो उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो उदारवादी मतलब यहां पे गवर्नमेंट अपना जेनरस मूड अपनाती है। मतलब ये एक तरीके से अपने अभी बहुत करंट में चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन वाली फीलिंग है, ये फीलिंग है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था। इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता, कम होता है। जो पावर होती है वो निजी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा होती है,
पूंजीपतियों के पास, जिनके पास जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीपतियों के पास ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, कंट्रोल होता है, चीजों पे कंट्रोल होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था। आपने बड़ा फेमस नाम है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के ही फिर आगे सक्सीजर हुए M.K. स्टालिन हुए, लेनिन हुए, और फिर धीरे धीरे जब अपन 1950s के आसपास आएंगे तो चाइना में माओ, आपने सुना होगा माओवादी विचारधारा या फिर मार्क्सवादी विचारधारा या फिर साम्यवाद। तो ये सब कहां से आता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था से। अब बात करते हैं इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में, दोनों इकोनॉमी में इनके मूड में क्या डिफरेंस है, दोनों इकोनॉमी के मूड में क्या डिफरेंस है। अब इसका मूड क्या कहता है और इसका मूड क्या कहता है। जब अपन बात करते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था की, तो उदारवादी अर्थव्यवस्था में क्या कारक होते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था में एक तो स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है कि जो कंपनी है, जैसे मैं कह दूं बैंक है, अब बैंक अपने, अब इंडिया का एग्जांपल लें अपन, तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, तो एक तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो एक उदारवादी अर्थव्यवस्था की झलक दिखाते हैं। तो उसमें क्या स्वतंत्रता है, वो अपनी, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से वो स्वतंत्र, उनको कंट्रोल आरबीआई करता है, लेकिन उनको कंट्रोल आरबीआई करता है, लेकिन वो कई चीजों के लिए स्वतंत्र है, उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता गवर्नमेंट की बातें मानने का, गवर्नमेंट की हर बात माने, वो सिर्फ कुछ बेसिक बातें होती हैं जो माननी पड़ती है, बाकी वो फ्री होते हैं अपनी नई योजनाएं लाने के लिए, अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए और अपनी खुद की पॉलिसी रेडी करने के लिए, तो वो फ्री होते हैं। और दूसरी चीज निजी संसाधन, निजी संसाधन से क्या मतलब है, अपने खुद के रिसोर्सेस, अपने खुद के रिसोर्सेस मतलब खुद कैपिटल। अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि अपन ने एक छोटी सी शॉप खोली, तो शॉप खोलने के लिए अपन को क्या चाहिए, अपन को शॉप की जगह तो चाहिए एटलीस्ट। अब जगह चाहिए से क्या मतलब है, या तो आप जगह खरीदो या आप रेंट दो। अगर आप जगह खरीदोगे तो भी आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, और आप अगर जगह रेंट पे लोगे तो भी क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो ये जो मनी है ये क्या है, कैपिटल। तो इसको जो मतलब पूंजी अपन लगाते हैं तो उसे कैपिटल कहते हैं। तो जो ये पूंजी अपन ने शुरू में लगाई, तो ये पूंजी क्या चीज है, ये पूंजी क्या चीज है, ये पूंजी अपनी खुद की है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपन खुद की मर्जी से खुद कर रहे हैं, अपन खुद की मर्जी से खुद पूंजी लगा रहे हैं। तो ये क्या चीज हो गई, ये क्या चीज होगी, अपने निजी संसाधनों का उपयोग करके। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाजार की शक्तियां। अब मान लो किसी चीज पे, जैसे चिप्स की कंपनी है, अपन कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं मार्केट का, कोई भी, जैसे मान लो एक चिप्स की कंपनी है, लेज है या व्हाटएवर, तो वो कंपनी है, वो फ्री है, मार्केट पे उसका नियंत्रण है। अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो अब हर बंदे को चिप्स मिले जरूरी नहीं है, जिसके पास उसके लिए पैसा खरीदने को है वही वो खरीद सकता है। तो वो खरीद सकता है तो उसका मार्केट पे क्या हो गया, इंपैक्ट हो गया, हर कोई नहीं खरीद सकता। अब मान लो कोई ऐसा बंदा खरीदना चाहे जिसके पास पैसे नहीं है, तो ये चीज गवर्नमेंट थोड़ी प्रोवाइड करवाएगी। अगर वही चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाने लग जाए तो अपने पास क्या आ जाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब इसमें ही अपन आगे बात करते हैं कि ये जो होती है उदारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें एक जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग का। इसका जो सबसे मेन चीज है वो है प्रॉफिट मेकिंग, हाउ टू मेक प्रॉफिट मोर एंड मोर एंड मोर। इसमें वेलफेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता, इसमें यह देखा जाता है कि कैसे अपन अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा के मोर एंड मोर प्रॉफिट गेन कर सके। तो इसका कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे चलता है, प्रॉफिट के बेसिस पे। जैसे प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स में आपका अगर किसी का अकाउंट होगा, मेरे अकॉर्डिंग आप में से किसी का भी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स किसी का भी प्राइवेट बैंक में अकाउंट नहीं होगा, ऐसे बहुत रेयर होंगे जिनमें ज्यादातर आपका एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर पंजाब नेशनल बैंक में, इन बैंक्स में ही आपका अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक्स है,
गवर्नमेंट बैंक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट बैंक्स में पहली बात तो बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्मेलिटीज तो खैर होती हैं, उसके बाद ये भी अपन एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे कि बैंक में अपन पूरा बैंकिंग सेक्टर की अलग से क्लास लेंगे जब अपन पूरे बैंकिंग सिस्टम को समझेंगे। तो उससे पहले अपन क्या समझेंगे कि कैसे अपन वहां जाएंगे, बैंक में जाएंगे तो कैसे प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में अपन को उसमें एक लिमिट होती है कि आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मिनिमम बैलेंस वाली जो लिमिट होती है वो प्राइवेट बैंक्स की गवर्नमेंट बैंक्स के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट बैंक की मिनिमम बैलेंस बहुत ज्यादा होती है। तो प्राइवेट बैंक में पैसा कौन रख पाएगा, कौन अपना अकाउंट खुलवा पाएगा, जिसके पास एटलीस्ट एक मिनिमम अमाउंट हो, 5,000 10,000 कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट एज एन एग्जांपल बता रहा हूं। बाकी जनरली जैसे एसबीआई है, बीओबी, इनमें नॉमिनल होता है, जैसे 1,000 रुपए हो गया, 500 रुपए हो गया। और कोरोना के टाइम में एसबीआई ने उसको लिमिट को हटा भी दिया था और अभी भी शायद वो हटी ही पड़ी है, उसको अभी भी कोई रिव्यू नहीं किया गया है कि आप मिनिमम बैलेंस 0 रख सकते हो। तो और आपने सुना होगा पीएम मोदी की प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या था, प्रधानमंत्री जनधन योजना में यही कॉन्सेप्ट था कि कैसे आप हर बंदे को बैंक से जोड़ोगे। तो हर बंदे को बैंक से जोड़ने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बैंक्स को, अब ये याद रखना ये योजना गवर्नमेंट की थी, तो इनको सिर्फ पीएसयूज ने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक्स थे जिन्हें गवर्नमेंट बैंक्स कहते हैं पर नॉर्मल टर्म में, उन बैंक्स ने ही इनको इंप्लीमेंटेशन में लिया था। तो ये चीजें क्या है, जनधन योजना, उसमें आप 0 बैलेंस अकाउंट खुलवा रहे थे। तो 0 बैलेंस अकाउंट आप में से कई का होगा भी, तो 0 बैलेंस अकाउंट का क्या फंडा है कि आप उसमें मिनिमम 0 रुपया रख सकते हो, हर बंदा डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट हो सके, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, ये चीजें लेके आई। अब अपन बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये अपन अच्छे से समझ गए। उदारवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या क्या हो गई, इसके पॉइंट जैसे अपन कहना चाहें तो एक तो हो गई स्वतंत्रता, कि भाई क्या है, फ्रीडम है, क्या है, फ्रीडम है। उसके बाद अपन क्या कह दे कि ये पर्टिकुलर, जैसे निजी संसाधन, प्राइवेट रिसोर्सेज या सेल्फ रिसोर्सेज, प्राइवेट संसाधन हो गए, निजी संसाधन हो गए, ठीक है। और क्या हो गया, और ये एक प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग पे ये वर्क करता है। सबसे मेन इसकी जो इंपॉर्टेंट, मतलब जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये प्रॉफिट मेकिंग पे वर्क करता है, कि आप कैसे प्रॉफिट मेक करते हैं। अब अपन बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। ये बिल्कुल इससे उल्टा है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट चलता है, जैसा कि नाम से पता लगता है समाजवादी। अब जैसे ये है, ये किस पे फोकस करती है, पर्टिकुलर व्यक्ति पे, पर्टिकुलर व्यक्ति पे, कि पर्टिकुलर कोई पर्सन है उसका कैसे भला हो रहा है। ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये पूरी समाज को लेके साथ चलती है, पूरी की पूरी सोसाइटी को लेके साथ चलती है। इसमें अमीर भी हो सकता है, इसमें गरीब भी हो सकता है, और इसमें आपकी मिडिल क्लास भी हो सकती है। तो समाज को लेके चलती है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या हो गया, ये समानता। ये किस पे फोकस करती है, समानता पे फोकस करती है, कि कैसे इक्वेलिटी आए, कैसे इक्वेलिटी है, समानता। मतलब इसका जो आइडियोलॉजी है, इसका आइडियल कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि समानता समाज में कैसे आए, कैसे अमीर और गरीब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा ना बढ़े, वो कम हो। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, और इसका कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट है। कैपिटलिस्ट में तो ये कहता है कि जिसके पास हुनर है वो कमाएगा, जिसके पास हुनर है वो कमाएगा। इसमें ये नहीं है कि सबको समानता हो, इसमें अमीर गरीब सब समान होंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और उदारवादी अर्थव्यवस्था या फिर जिसे अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसमें क्या होता है,
इसमें यह होता है कि जो अमीर है वो और अमीर हो सकता है अगर उसमें क्वालिटी है तो, और गरीब भी अमीर हो सकता है अगर उसमें क्वालिटी है। अगर क्वालिटी नहीं है तो उसको विकास के लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है, उसको विकास के लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। ये आइडियल कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। और ये जस्टिस के अपोजिट है, इसमें समानता पे। इसमें तो ये है कि अगर कोई अमीर है तो उसकी संपत्ति ले लो और उसको गरीबों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये क्या है, समाज पे फोकस करता है, पूरी की पूरी सोसाइटी पे फोकस करता है, समानता इक्वालिटी पे फोकस करता है कि कैसे आप अमीर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी के पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और एक आदमी वहीं पे भूख से मर रहा है। तो ये चीजें ये एक्सेप्ट नहीं करती कौन सी आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। और इसका जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे बड़े इसके जो स्टार्टिंग करने वाले थे, वैसे तो बहुत थे पहले, लेकिन जो सबसे पहले ये एनलाइटमेंट हुआ, इसका प्रकाश में आया, तो ये आया था कार्ल मार्क्स के टाइम। कार्ल मार्क्स के बाद कौन हुए, कार्ल मार्क्स के बाद लेनिन हुए। आपने सुना होगा लेनिन बाद, हिस्ट्री में ये चीजें पढ़ी होंगी। फिर उसके बाद कौन आया, स्टालिन आया रशिया में। फिर उसके ही पैरेलल कौन था, चाइना का माओ। आपने सुना होगा माओवादी विचारधारा, मार्क्सिस्ट। अपने इसका इफेक्ट पॉलिटी पे भी है। जैसे आपने सुना होगा एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है CPIM करके, ठीक है, CPIM। ये क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट क्या है, ये चाहती है कि इंडिया पूरी ऐसा हो जाए, इंडिया पूरा ऐसा हो जाए, लेकिन ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अब अपन बात करने हैं, देखो मैं आपसे ही पूछता हूं कि अपने इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, कैपिटलिस्टिक है या फिर सोशलिस्ट है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो अब मैं बता देता हूं आपको कि जो अपनी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, ये मिक्स अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिलीजुली अर्थव्यवस्था, नहीं तो ये पूरी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था में जैसे मैंने बताया कि अमीर और अमीर नहीं होना चाहिए, इसकी जो आइडियोलॉजी है, जो मजदूर वर्ग है ये उसका सपोर्ट करता है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, ये इसको सपोर्ट करता है। और ये किसको सपोर्ट करता है, पूंजीपतियों को ये सपोर्ट करता है। तो अब जब अपन बात करते हैं यहाँ पे समानता की, तो अपने अगर इंडिया में ऐसा अगर कोई सोचे कि भाई अपने इंडिया में तो सोशलिस्ट है, जैसे CPIM है, ये कई स्टेट्स में गवर्नमेंट भी बनाती है, ये अपना इशू नहीं है, ये दूसरी बातें हैं। तो CPIM है, ये क्या चाहते हैं कि ये पूरी अपनी इंडिया की इकोनॉमी सोशलिस्ट हो जाए। तो ये क्या चाहते हैं, अंबानी है, बड़े बड़े जो उद्योगपति घराने होते हैं, तो ये चाहते हैं कि इन पे टैक्स अपन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए। देखो आइडियल तो न तो अपन समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना सकते हैं, न ही कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था को अपना सकते हैं, आइडियल को, क्योंकि दोनों ही कैटेगरी कंडीशंस पॉसिबल नहीं है रियलिटी में, प्रैक्टिकली। तो ये अपने यहां पे ऐसा भी नहीं है कि भाई सोशलिस्ट नहीं है ना पूरी तरीके से, यहां पर अंबानी जैसे लोग भी हैं और पूरी तरीके से मतलब कैपिटलिस्ट, वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट भी नहीं है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्प करती है। आपने देखा होगा बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे आपने बड़ा फेमस चीज है राशन कार्ड है, हर गरीब परिवार को मिलता है। BPL परिवार का है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, इनका कॉन्सेप्ट भी अपन अगली क्लासेस में करेंगे। तो BPL परिवार है, APL परिवार है, राशन कार्ड है, या फिर आपके आयुष्मान भारत योजना है। अपन एक क्लास सेपरेट लेंगे जिसमें अपन पूरी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो डजेंट मैटर अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रही तो क्या है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो क्या प्रोवाइड करवाती है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, इसमें क्या होता है, आपको फ्री एक तरीके से इंश्योरेंस होता है, आपका बीमा होता है, और ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की। तो अपन यूं नहीं कह सकते कि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से क्या है, कैपिटलिस्ट है, नहीं है। अपन यूं भी नहीं कह सकते भाई पूरी तरीके से सोशलिस्ट है, कि भाई पूरा ही अमीरों के विरुद्ध है, पूंजीपतियों के विरुद्ध है, ऐसा भी नहीं है। अपने मिक्स अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जैसा कि मैंने बिल्कुल आपको डीप में समझाया है, आप समझ गए होंगे अच्छे से कि अर्थशास्त्र गवर्नमेंट के कंट्रोल के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में है। अब जैसा कि करंटली आप देख रहे हैं, अपना लेटेस्ट बजट आया था Feb 2021, इसमें क्या हुआ था, दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, दो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स का
प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो ये किसका पार्ट है कि गवर्नमेंट इधर की साइड झुक रही है, गवर्नमेंट किधर झुक रही है, इधर की साइड झुक रही है। एक चीज और आपने सुनी होगी कि LIC का, LIC सब बड़ा फेमस नाम है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि जीवन बीमा आपने बड़ा फेमस नाम है। तो ये अभी तक पूरी तरीके से 100% गवर्नमेंट कंपनी थी, लेकिन गवर्नमेंट अब इसका क्या करने जा रही है, डी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इसमें, और फ्यूचर में इसका IPO लाने वाली है। अब ये IPO क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, स्टेक क्या होता है, ये अपन सेपरेट क्लास में पूरी अलग से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं समझता हूं आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, और अब इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। अब अपन ने ये तो बात कर ली अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में गवर्नमेंट के कंट्रोल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, आज मेरी क्या है पहली क्लास है आपके साथ इंटरेक्शन की, तो मैं आपको पूरा बेसिक इकोनॉमिक्स का बेसिक लेके समझा रहा हूँ कि भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इससे आपको थोड़ी सी पॉलिटी में भी हेल्प मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अगर अपन अब बेसिक बात करें तो मेनली अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या होता है, अभी आपको समझाता हूं मैं, पहले आप देखें। एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, अपन इसे प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं, वो सॉरी प्राइमरी सेक्टर, प्राइवेट नहीं प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर, और लास्ट में अपना तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, टर्शरी, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब बेसिकली अपन चीज समझते हैं कि ये सेक्टर क्या चीज है, क्यों अपन ने इनको इसमें डिवाइड किया। तो प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, अपन कोई भी आइटम बनाते हैं, जैसे अपन ने बात करी अपन डेली यूज में बात करें तो अपन अपनी मेन बेसिक नीड क्या है, खाना, ठीक है। तो खाना क्या है, खाना कहां से आता है, खाना सीधी सी बात है कहां से आता है, कृषि क्षेत्र से। आप में से बहुत बच्चे किसान परिवार से भी होंगे, तो और ये भी जानते होंगे कि जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया की इकोनॉमी की क्या है, बैकबोन है। इंडिया का बहुत सा सेक्टर ऐसा है जो कि पूरे के पूरे किस पे बेस है, एग्रीकल्चर पे बेस है। तो एग्रीकल्चर किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। ये बिल्कुल बेसिक सेक्टर है, इसमें आप वस्तुएं क्या, आप फसल का उत्पादन करते हो, आप अपनी क्रॉप्स उगाते हो और उसके बाद उसका क्या करते हो, मार्केट में सेल करते हो। तो एग्रीकल्चर जो आता है वो किस में आता है, एग्रीकल्चर किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर के साथ अब कौन कौन से ऐसे प्राइमरी सेक्टर हुए, जैसे मछली पालन आपने सुना होगा, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पीसी कल्चर आपने सुना होगा, सेरिकल्चर, पीसी कल्चर, जैसे सेरिकल्चर अपन किसे कहते हैं, अपन ये शहतूत के जो पेड़ होते हैं, मलबरी जो ट्री होते हैं, अपन उन पे क्या पालते हैं, रेशम के कीड़े, अपन रेशम बनाते हैं ना। तो ये सेक्टर भी किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। मछली पालन प्राइमरी सेक्टर में, पशुपालन गाय भैंस
बकरी, जो भी मतलब एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स अपने, इन सब का अगर अपन पाल रहे हैं तो अपन, ये भी कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर है। जितना भी जैसे नॉनवेज बनता है, जैसे अपना मछली वाला उत्पादन हुआ, मुर्गी वाला हुआ, पोल्ट्री हुआ, तो ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वानिकी क्या होती है? जैसे फलों के बाग है, अब फलों के किसी के बाग है, किसी के आमों का बाग है, अमरूदों का बाग है, अपने संतरे का बाग है, तो ये चीजें किस में आएंगी भाई? इसे आप कृषि तो कह नहीं सकते कि भाई ये एग्रीकल्चर हुआ। तो ये एग्रीकल्चर नहीं, इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर भी किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसके बाद और क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर मतलब, प्राइमरी सेक्टर देखो सीधा सा इसका मतलब समझो, प्राइमरी सेक्टर का सीधा सा मतलब क्या है कि कोई भी चीज का बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल प्रारंभिक, उसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है। जैसे अब मैं बात करूं, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड बना, तो ये बोर्ड कहीं से बना? ये बोर्ड अपन जैसे मान लेते हैं लकड़ी से बना, या फिर इसमें साइड की जो ग्रिपिंग है ये किससे हो रखी है? स्टील से हो रखी है। तो अब जैसे ये तो अपन ने समझ ली, लकड़ी कहां से आ गई? हॉर्टिकल्चर से अपन ने क्या करा? अपन को फलों के पौधे हुए, पौधों से अपन ने फल निकाले और उसकी लकड़ी से लकड़ी प्राप्त हुई, लकड़ी से अपन ने फर्नीचर, बहुत सारे आइटम्स बनाए। तो ये भी लकड़ी वगैरह ये सब किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन अगर अपन बात करते हैं किसकी? इसके रिम की, तो ये किससे बनी हुई? स्टील से। स्टील क्या एलॉय है? किससे बनता है? निकल है, आयरन है, मतलब जितने भी ओर्स होते हैं, जितने भी खनिज होते हैं। तो इसमें और कौन सा क्षेत्र आ जाता है? खनन। क्या आ जाता है? खनन। कि जितनी भी खुदाई से जो चीजें, जो ओर्स निकलते हैं, जो अयस्क निकलते हैं, ये सब चीजें किस में आती है? प्राइमरी सेक्टर में। तो आप मेरे अकॉर्डिंग प्राइमरी सेक्टर को अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राइमरी सेक्टर चीज है क्या और इसको प्राइमरी बोला क्या। तो मैं आपके लिए पॉइंट लिख देता हूं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आ गया? जैसे अपने आ गया कृषि। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको समझाया, मत्स्य पालन, इसके बाद आपको क्या बताया? मुर्गी पालन, और क्या बताया? जैसे कि क्या हो गया? खनन हो गया, खनन यानी माइनिंग। और इसके बाद अपना जैसे वानिकी कह देते हैं अपन। वानिकी क्या होता है? फलदार जो पौधे लगाना, हॉर्टिकल्चर इसको कहा जाता है। तो ये सारे जो सेक्टर है ये किस में आ जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर से अपन को एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में अपन को क्या मिल गया? रॉ मटेरियल, अपन को कच्चा माल मिल गया। किसी भी, कोई भी आप उद्योग लो, कोई भी चीज आप बनाओ, आपको कुछ भी चीज बनानी है, कहां से बनाओगे? आपने खाना खाया, कृषि। आपने फल फूल खाए, सब कृषि। आपका जितना भी खाना है वो यहां से आएगा। आपने कोई भी चीज बनाया, फर्नीचर बनाया, लकड़ी कहां से आई? सब रॉ मटेरियल यहीं से मिलेगा। आपने जितने भी चीजें बनाई, जितने भी आपको खनिज लगेंगे, सब चीजें लगेंगी, लोहा, चांदी, सब चीजें, वो चीजें कहां से आएंगी? प्राइमरी सेक्टर से आएगी। तो प्राइमरी सेक्टर क्या प्रोवाइड करवाता है अपन को? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद अपन सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर मेनली किस पे डिपेंड है? औद्योगिक क्षेत्र पे। किस पे डिपेंड है? औद्योगिक क्षेत्र पे। अब ये औद्योगिक क्षेत्र मतलब इंडस्ट्रियल फील्ड। अब इंडस्ट्रीज, अब रॉ मटेरियल तो अपन को मिल गया। अब रॉ मटेरियल का अपन क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को अपन कहां पे भेजेंगे? औद्योगिक क्षेत्र में। और अपन यहां से क्या बनाएंगे? गुड्स बनाएंगे। इसमें अपन क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आता है निर्माण, ठीक है, निर्माण आ गया और विनिर्माण आ गया। अब ये निर्माण विनिर्माण में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज, जैसे आपने रोड कंस्ट्रक्ट करी, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करी, तो निर्माण होता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और विनिर्माण क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज की आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, कंस्ट्रक्शन आप अच्छे से समझ रहे हो, घर बनाया, बिल्डिंग बनाई, रोड बनाई, ब्रिज बनाए, तो ये सब किसमें है, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन का भी रॉ मटेरियल कहां से आएगा, इसका क्या क्या लगता है, सीमेंट लगता है, पत्थर लगते हैं, ये सब कहां से आएंगे, माइनिंग से। ये सब कहां से आएंगे, माइनिंग से। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, आपने कोई भी चीज बनाई, आपने ये कपड़े बनाए, कहां से, किससे बनेंगे, कपास से बनेंगे, या फिर कोई भी फाइबर, नेचुरल फाइबर है या फिर सिंथेटिक फाइबर है, वो डिफरेंट थिंग है। वो कहां से आएगा, रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से आएगा। आपने कोई फूड, प्रोसेस्ड फूड बनाया, उसके लिए यहां से आएगा। तो जितना भी सामान औद्योगिक क्षेत्र में रॉ मटेरियल के लिए लगता है वो प्राइमरी सेक्टर से लगता है। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, बेस किसका, पूरे के पूरे इकोनॉमी सेक्टर का। अगर ये सेक्टर आप सोचो, आजकल लोग होते हैं वो खेती में ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्यों, इसका तो खैर चलो दूसरा रीजन है, लेकिन अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो अगर कृषि क्षेत्र ही नहीं होगा तो आप फिर आगे के क्षेत्रों का डेवलपमेंट करोगे कैसे। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और इसमें तीसरी चीज आती है वो कि बिल्कुल न्यू है, वो क्या है, विद्युत। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया। पेट्रोल के बाद क्या हो गया, आपकी जो गैस हो गई, गैस कौन कौन सी होती है, आपने सीएनजी हो गई या फिर एलपीजी हो गई। अपने घरों में कौन सी आती है, घरों में कौन सी आती है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो चीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी है, ये सब चीजें कहां से आएंगी, ये सब चीजें किस सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में। आपके घरों में लाइट आ रही है, पानी आ रहा है, और पेट्रोल आप भरवाते हो अपने व्हीकल्स में, सीएनजी या फिर एलपीजी का आप यूज करते हो, ये सब चीजें किस में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में। और वही रॉ मटेरियल क्या है, पेट्रोल गैस है, ये सब वही माइनिंग से, सीएनजी एलपीजी ये सब माइनिंग से। तो ये हो गया अपना सेकेंडरी सेक्टर। मेरे ख्याल में आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपना लास्ट आ जाता है टर्शियरी सेक्टर। अगर देखा जाए तो अगर टर्शियरी सेक्टर जिसकी अपन अभी बात करने वाले हैं, अगर वो नहीं होगा तो ये जो दो सेक्टर है ये किसी काम के नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में, मैं इसको रफ कर देता हूं, टर्शियरी सेक्टर में क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे सर्विस सेक्टर क्या है। सर्विस सेक्टर को अपन देखो समझते हैं, सर्विस सेक्टर बिल्कुल बेसिक है समझने की दृष्टि से, कि कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो। जैसे कि मैं कहूं आपने सर्विस दी, जैसे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या चीज है, ये एक सर्विस है। क्या सर्विस है, कि मैंने आपको टीच किया, मैंने आपको कोई गुड्स नहीं दिया, मैंने आपको कोई आइटम नहीं दिया, लेकिन जैसे मान लो मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, तो मैं वहां पे पढ़ा रहा हूं, मैं वहां पे अपनी सर्विस दे रहा हूं, मैं वहां पे अपना टाइम दे रहा हूं, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। तो वो पेमेंट क्यों मिलता है, वो पेमेंट क्यों मिलता है, क्योंकि मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करवाऊंगा। अब वो सर्विस, तो ये सर्विस सेक्टर में आता है। तो आप सोच लो अब सर्विस सेक्टर कितना बड़ा है, कृषि है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, खनन है, इन सब में आपने मजदूरों को हायर करा। अब की जो वर्कर्स होती है, वर्कर क्लास है, जिसकी बात सोशलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा करती है, तो वो बातें कहां से आएंगी, सर्विस सेक्टर की यहां से आएंगी। भाई इसमें भी, खनन में भी आप मजदूर लगेंगे, ये सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है। वो अपनी सर्विस दे रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, और उसके बदले में अपन उसको क्या दे रहे हैं, उसकी वेजेस दे रहे हैं, वेजेस यानी मजदूरी उसको दे रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। सर्विस सेक्टर क्या है, कोई भी सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर आप दिखाने जाते हो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, अब देखो यहां पे भी वही, मैंने जो आपको बेसिक चीज समझाई ना फर्स्ट पहले, कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, ये क्यों होती है,
तो इसका फंडा समझाने का मेरा इसीलिए था कि आप आगे अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। जैसे अब अपन बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर देखो प्राइवेट भी होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, नारायणा है, अपोलो है, और बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चेन्स है, फोर्टिस है, EHCC है, आपने इनके बड़े फेमस नाम सुने होंगे। लेकिन अब आप इनमें अगर दिखाने जाओगे तो जो एक साधारण आदमी होगा, एक मिडिल क्लास व्यक्ति होगा, वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वही डॉक्टर है, सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, आपको चेक कर रहा है, लेकिन उनसे एक मीटिंग की फीस ही कितनी होती है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, वॉटएवर। अपन जस्ट इज एन एग्जाम्पल बात कर रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में डॉक्टर हुआ, तो ये डॉक्टर जो प्राइवेट सेक्टर का हुआ वो कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और अगर अपन वही डॉक्टर गवर्नमेंट की बात करें तो अपन जाते हैं ना जो अपने कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, सामुदायिक चिकित्सालय, कम्युनिटी हॉस्पिटल जो होते हैं, उनमें अपन क्या करते हैं, 10 रुपए की, 5 रुपए की जो भी रसीद कटवाते हैं, एक अपनी पर्ची कटती है 5 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में, और अपन को डॉक्टर एग्जामिन करता है। तो ये चीज क्या है, सर्विस सेक्टर में आती है। वकील है, वकील अपनी सर्विस दे रहा है, वो क्या है, प्राइवेट से वो सर्विस सेक्टर है। इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, जितने भी ऑक्यूपेशंस है जिसमें कोई पर्टिकुलर बंदा आपको गुड्स ना देके अपना कोई आर्ट, अपना कोई हुनर वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि आपके लिए यूजफुल है। जैसे कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, अभी आपके लिए पढ़ना डिमांड है आपकी, तो मैं उसकी सप्लाई कर रहा हूं। अभी अपन जस्ट इसके बाद डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज अपन उसका बिल्कुल बेसिक समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको थोड़ा सा हाई पे समझेंगे। तो सर्विस सेक्टर में ये सारी चीजें आ गई, तो ये चीजें मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए क्लियर होगी। तो आज अपन ने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग, देखो जो सोशल साइंस होती है इसमें कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं होती। यहाँ पे मैथ्स जैसा सिस्टम नहीं है कि हर चीज या तो सही है या गलत है, नहीं, यहाँ पे हर बंदे की चीज सही भी है और गलत भी है। बात है देखने का नजरिया कि आप कैसे उसको देख रहे हैं। तो यहां पर अपन बात करेंगे अब किसकी, सोशलिस्ट, वो किसकी बात कर रहे थे अपन, मैं भूल गया। अपन बात कर रहे थे कि अपन ने इकोनॉमिक्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स में अपन ने क्या पढ़ा, पहले उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, अपने अकॉर्डिंग सबने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अकॉर्डिंग या कंट्रोल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे गवर्नमेंट तो एक अपनी मतलब टॉप बॉडी है इसलिए अपन ने गवर्नमेंट बोल दिया, नहीं तो बाकी कंट्रोल के अकॉर्डिंग किसी का भी कंट्रोल हो, तो कंट्रोल के अकॉर्डिंग बॉडी कैसी, इकोनॉमी कैसी है, दो टाइप में, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के सेक्टर कौन कौन से हैं। तो ये चीजें किस में आ गई, अपने आज के बेसिक अंडरस्टैंडिंग में। ये क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब इससे कोरिलेट होंगी, कोरिलेट बिल्कुल अटैच्ड होंगी। क्योंकि ये क्लासेस आप पूरी अटेंड नहीं करोगे तो आपको क्या, आगे की चीजें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझ में नहीं आएंगी। तो अब अपन अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा तो खैर ये भी था। अब अपन बात करते हैं इन्फ्लेशन। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से लेके चलता हूं, आप भूल जाओ सब ये इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति। मुद्रा तो आप सभी समझते हैं, सबसे पहले मैंने मुद्रा समझा दिया था कि मुद्रा मनी या धन क्या चीज होती है। अब अपन समझते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। अभी तो इस टर्म को भूल जाओ आप, मुद्रास्फीति वगैरह क्या होता है। अभी आप बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लो, जैसे अभी मैं आपको समझाता हूं। मैं मार्केट गया और मैंने ये मार्कर खरीदा। ये मार्कर मान लो मेरे को 30 रुपए का मिला, ठीक है, मुझे मिला, मैंने खरीदा, ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरत थी इसलिए खरीद लिया। अब मैं मान लो, देखो सपोज करते हुए चलना, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अपन ने इसको, अब मैं 2 साल बाद इस पेन को खरीदने गया, इस मार्कर को खरीदने गया, तो इसकी प्राइस क्या रही, क्या हो गई, 50 रुपए। अब मान लो किसी ने उस टाइम तक कभी मार्कर का यूज किया ही नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, 50 रुपए देगा, मार्कर लेगा और आ जाएगा। लेकिन मैं गया, मैं तो उसका पुराना कस्टमर हूं, मैं पूछूंगा भाई पहले मैं 30 रुपए का लेके गया था और आज ये 50 का हो गया, क्यों? आपने बचपन, अपने जो दादा दादी होते हैं उनसे सुना होगा कि भाई हमारे जमाने में तो ये चीज इतने की आ जाती थी, इतने की आ जाती थी। ये जो महंगाई होती है,
आज मतलब अपन ये कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ये महंगाई का फंडा क्या होता है, ये महंगाई कैसे बढ़ती है। इस क्लास में अपन बेसिक ये समझेंगे, कल अपन जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें अपन ये समझेंगे कि कैसे ये मतलब पूरी टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे। तो कैसे महंगाई बढ़ती है। अब महंगाई कैसे बढ़ती है, अब ये पेन 20 से 30 का हो गया, वो 50 का हो गया। अब मान लो 20 से 50 का हो गया, मैं उससे क्वेश्चन करूंगा भाई ये 20 से 50 का क्यों हो गया, तो भाई वो क्या बताएगा। भाई अब अपन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ रहे हैं, महंगाई बढ़ने का कारण कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन को अपन साधारण टर्म में क्या कह सकते हैं, महंगाई कह सकते हैं। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति होता है वैसे तो मतलब, लेकिन अपन जनरल टर्म में इसको क्या समझ सकते हैं, महंगाई समझ सकते हैं। तो महंगाई ये कैसे बढ़ती है, इन्फ्लेशन कैसे होता है। तो महंगाई बढ़ी। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में आपको लेके जा रहा हूं कि ये चीज तो वही 2 साल बाद मैंने इसको खरीदा, जब भी ये वही चीज है, वही मार्कर है, वही प्रोडक्ट है, सेम कंपनी है, सेम क्वालिटी है। तो अगर इसको अपन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या है कि ये महंगा हो गया, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या है जिसको जनरली सभी लोग समझते हैं, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स जब समझने लग जाएगी, जब समझने में आ जाएगी, जब आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। जैसे अब इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मनी की वैल्यू गिर गई, मनी की वैल्यू गिर गई। पहले 30 रुपए की वैल्यू इतनी थी कि ये चीज आ जाती थी, पहले 30 रुपए की वैल्यू इतनी थी कि ये चीज आ जाती थी, लेकिन आज 50 रुपए की वैल्यू इतनी है कि ये चीज आती है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ओवरऑल क्या हुआ। अगर अपन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि अपना पैसा, अपना जो मनी है, पैसा गलत टर्म है, अपनी जो मनी है, मुद्रा है, उसकी वैल्यू गिर गई, मनी का क्या हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया। तो इसके लिए अपन टेक्निकल टर्म यूज में लेते हैं इन्फ्लेशन, और समझने के टर्म में अपन इसको महंगाई कह सकते हैं। तो अपना इन्फ्लेशन समझ में आ गया आपको। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को अपन क्या लिखते हैं, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। तो ये चीज समझ में आ गई कि मुद्रास्फीति क्या है या इन्फ्लेशन क्या है। अब अपन समझने वाले हैं कि ये बढ़ी तो बढ़ी क्यों। जैसे ये चीज समझ में आ गई आपकी मुद्रास्फीति क्या है। अब जैसे मान लो मैं मार्केट गया, मैं टिकिया खाने गया, चलो जस्ट एज एन एग्जांपल लेते हैं, टिकिया खाने गया। आज से 4 साल पहले टिकिया जनरली 15 रुपए की मिल जाती थी मुझे, लेकिन आज जब मैं टिकिया खाता हूं तो मुझे 30 रुपए की मिलती है। आज जब टिकिया खाते हैं तो 30 की मिलती है, आज से 4 साल पहले मान लिया अपन ने कि वो 15 की मिलती थी। तो ये बढ़ी क्यों, तो इसके देखो 3 अलग अलग कारण होते हैं, अपन 3 नहीं कह सकते। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है आपका मांग पे। अब ये मांग वो वाली मांग नहीं है जो माथे में भरते हैं, ये मांग है डिमांड वाली। ये मांग कौन सी है, डिमांड वाली मांग है, ये अपनी वो वाली मांग नहीं है। डिमांड की मांग है, और उसके बाद आपूर्ति, इसके बाद क्या है, आपूर्ति, सप्लाई। डिमांड है, सप्लाई है, और इसके बाद एक आता है मूल्य। मूल्य बोले तो प्राइस, ठीक है। अब इन वर्ड से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि डिमांड, सप्लाई और प्राइस। अब अपन बात करके चलते हैं कि मान लो क्या कंडीशन बैठी कि मैं लेने गया क्या, टिकिया, बड़ी इच्छा हो रही थी टिकिया खाने की, जेब में पैसे भी थे तो चले गए। टिकिया बनाने वाले की कैपेसिटी है कि वो एक दिन में सिर्फ 50 टिकिया बना सकता है। क्या कैपेसिटी, मतलब उसके पास इतने रिसोर्सेस हैं कि वो कितनी टिकिया बना सकता है, 50 टिकिया बना सकता है। और एक टिकिया कितने की देता था, अपन पहले की बात करते हैं जब महंगाई नहीं बढ़ी, 15 रुपए की। तो 50 टिकिया बनाता है, तो ये बनाता है, ये चीज क्या हुई, मैन्युफैक्चरिंग वाली सप्लाई। ये चीज क्या हुई, सप्लाई, कि भाई सप्लाई कितने की है, 50 टिकिया की। भाई इसको कोरिलेट करना, मैं बिल्कुल बेसिक चीज से समझा रहा हूं, क्योंकि ये
बहुत क्रिटिकल चीज है, लेकिन आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि सप्लाई क्या है, उसने 50 टिकिया की कैपेसिटी है तो 50 टिकिया बनाई, ये सप्लाई हो गई। उसके बाद डिमांड, अब मान लो कि 50 टिकिया बना रहा है वो और खाने वाले जा रहे हैं उसके पास 40, मतलब सप्लाई तो ज्यादा है और डिमांड कम है। अब यहां पे इतना अपन देखो अंतर समझो कि टिकिया बनाता है 50 और सप्लाई टिकिया बनाता है 50, मतलब सप्लाई 50 की है और डिमांड मान लो अप्रॉक्स उतनी है, कभी 45 बिक जाती है, कभी 50 बिक जाती है, कभी 40 बिक जाती है, मतलब उतनी है। तो वो रेट में ज्यादा हेरा फेरी नहीं करेगा, मतलब 15 की है 15 में देगा। लेकिन अब मान लो उसके पास डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, वो कहते हैं ना कि आजकल उसकी किसी ने वीडियो बना के डाल दी कि साहब फला आदमी बहुत शानदार जबरदस्त टिकिया बनाता है और ये सब वायरल हो गया, और ये वायरल हो गया तो इसके ऊपर भीड़ उमड़ पड़ी। अब ये टिकिया बनाने की इसकी कैपेसिटी क्या है 50 की, और अब टिकिया की डिमांड कितनी आ रही है 100 की। टिकिया की डिमांड कितनी आ रही है 100 की, सप्लाई 50 की, डिमांड 100 की। तो यहां पे फंडा क्या हुआ, अब वो मनी मन सोचेगा यार अपन को बेचनी है 50, लेने वाले हैं 100। भाई ये 100 लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहते, ये 100 वो है जो लेना चाहते हैं, जिनके पास जेब में पैसा है, जिनके पास परचेजिंग पावर है, वो ये 100 लोग हैं। और टिकिया है 50, टिकिया सबको चाहिए और लेने वाले 100। तो अब क्या होगा, ये खुला कह देगा भाई टिकिया 50 की थी, ये बोलेगा भाई साहब 20 में दूंगा मैं, तो जिसको लेनी है लो, जिसको नहीं लेनी मत लो। इसने खुला कह दिया। अब इनमें से 100 लोग, मान लो जस्ट एज एन एग्जांपल है, सीरियस मत होना, मान लो इसमें से 20 लोग 20 रुपए की टिकिया सोच के चले जाते हैं, नहीं लेनी, चलो यार 20 की टिकिया कर दी, नहीं लेनी, हम तो हमारे 15 वाले के पास खा लेंगे। लेकिन अभी भी कितने बचे 80, टिकिया कितनी 50, वापस मिसमैच। अब ये कहेगा साहब, फिर अब आप बताओ, अब ये 80 लोगों में से टिकिया कौन लेगा, 80 लोगों में से टिकिया कौन लेगा, टिकिया वो लोग लेंगे जिसके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है। अब मान लो किसी को बहुत तगड़ी इच्छा हो रही है, वो कहेगा यार तू 20 की क्या 25 ले, मेरे से 20 की जगह क्या ले 25 ले, लेकिन टिकिया मुझे दे। तो डिमांड बढ़ रही है। अपन कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं कि अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया अपना कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई उतनी है, सप्लाई उतनी है। तो क्या हो गया, 80 क्या है अपने पास, लेने वाले हैं 50 हो, तो कौन खरीदेगा, जिसकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। अब इसने तो क्या डिसाइड कर दी 20, तो मतलब एक तरीके से क्या होगा, बोली लगेगी। क्या लगेगी, बोली लगेगी, बिडिंग होगी। क्या होगा, बिडिंग होगी। और ये 80 में से जो 50 लोग ऐसे जो कि ज्यादा से ज्यादा इसको पैसा देंगे, वो ज्यादा से ज्यादा इसके साथ क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग से यहां पे मेरा मतलब है परचेजिंग करेंगे। तो 50 लोग टिकिया लेंगे। अब मान लो टिकिया हो गई 25 की, इसने 20 डिसाइड करा और इन 50 लोगों ने इसको 25 पे करा। अब ये बढ़ गई महंगाई। ये एक कॉन्सेप्ट है महंगाई बढ़ने का कि महंगाई कैसे बढ़ती है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब अपन बात क्या करें, इसको मैं मिटा देता हूं पहले। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिमांड जब बढ़ती है तो कैसे कीमत बढ़ती है। और अब एक तो भाई इन्फ्लेशन क्यों हुआ, क्योंकि डिमांड बढ़ी। अब दूसरा इसका कारण क्या है, भाई टिकिया बनाने वाला है। अब मान लो पीछे से आलू की कीमत ज्यादा हो गई, छोलों की कीमत ज्यादा हो गई, तेल की कीमत ज्यादा हो गई। पहले इस बंदे की कॉस्ट 14 रुपए पड़ती थी, 1 रुपए का मार्जिन लेके ये 15 में सेल कर देता था। लेकिन अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 17 हो गई। अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 17 हो गई। इसको मतलब बनाने में, सब कुछ करने में 17 रुपए तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं इसके। तो ये 3 रुपए का प्रॉफिट करके इसने सोचा इसको अपन 20 की बेचते हैं। तो इसने क्या सोचा, अपन 20 की बेचते हैं। तो ये क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ने से महंगाई का बढ़ना, कॉस्ट बढ़ने से महंगाई का बढ़ना। जैसे आपने ये चीज बड़ी सुनी होगी कि क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल का बहुत इफेक्ट पड़ता है सोने चांदी के दामों पे। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो वो एक लंबा बड़ा मुद्दा हो गया, अपन उतना डीप में नहीं जाएंगे। अपन सिर्फ इतना समझेंगे कि कैसे
कैसे जब कॉस्ट बढ़ती है, किसी भी कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो जायज बात है वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो दूसरा कारण क्या होगा भाई, पहला कारण तो क्या हो गया, पहला कारण तो क्या हो गया, डिमांड बढ़ी, डिमांड इंक्रीज तो प्राइस इंक्रीज। सेकंड रीजन क्या हो गया, कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी तो भी आपकी प्राइस बढ़ गई। तीसरा कॉन्सेप्ट आप समझो, तीसरा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट का। अब मान लो कुछ भी नहीं हुआ, ना तो डिमांड बढ़ी ना कॉस्ट बढ़ी, लेकिन उसने सोचा टिकिया वाले ने कि यार अपन को तो 15 की टिकिया 20 की देनी है। आप क्या कर लोगे, अगर आपको जरूरत है, जिस बंदे को जरूरत होगी वो तो उसको लेगा ही सही। तो क्या हो गया, प्रॉफिट। तो एक फंडा क्या हो गया, प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो भी क्या होगी, प्राइस बढ़ेगी। तो ये तो मैंने तुमको समझाया था डिमांड से रिलेटेड, मतलब महंगाई कैसे बढ़ती है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन कैसे होता है। फिर इसके बाद अपन समझेंगे कि किसी वस्तु के दाम कैसे, मतलब डिमांड बढ़ती है तो समझ में आ गया। अब डिमांड कम कैसे होती है ये समझते हैं, डिमांड कम कैसे होगी। जैसे मान लो, इसका बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेता हूं, जब आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई जब आपकी बहुत ज्यादा हो गई, जैसे सप्लाई, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल अपन लेते हैं, मान लो कोई चीज है मार्केट में इतनी ज्यादा आ गई, इतनी ज्यादा आ गई, जैसे सीजन है, कई सीजन आता है, जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, टमाटर है, बिल्कुल जो बेसिक आइटम्स है, उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, अब सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई हो गई 100, खरीदने वाले हैं 10, अब सप्लाई हो गई 100, खरीदने वाले हैं 10, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, अरे यार ये 10 लोग खरीदे तो सही। तो सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, कॉस्ट कम हो गई, प्राइस कम हो गई। अब मान लो बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होने से अपन क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी। अपन एक लास्ट और समझ लेते हैं, लास्ट अपना आज का बेसिक फंडा है। अपन कल की जो क्लास है उसमें डेलिबरेटली इस टॉपिक को पूरा समझेंगे, पूरा ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। आज अपन ने बेसिक समझा इसका, ठीक है, कि आपकी डिमांड हो गई, सप्लाई हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है प्राइस का फंडा, कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, अपन को उसकी प्राइस डिसाइड कैसे करनी है। इकोनॉमिक्स में ये फंडा कैसे चलता है कि अपन प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए एक चीज होती है, एक कंडीशन होती है जिसे अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये सब चीजें अपन कल समझेंगे, आज अपन अपना टाइम होने वाला है तो अपन सिर्फ ये समझेंगे कि जब डिमांड है वो किसके इक्वल हो जाती है, सप्लाई के इक्वल हो जाती है। डिमांड किसके इक्वल हो जाती है, सप्लाई के इक्वल हो जाती है। मैं आपको ग्राफ में समझा तो देता हूं, ये जो वाली कंडीशन है ये क्या है, यहां पे डिमांड है, यहां पे सप्लाई है, ठीक है। जब डिमांड और सप्लाई यहां पे प्राइस है, तो ये ग्राफ अपन कल समझेंगे डेलिबरेटली। आज सिर्फ इतना समझे, इतना सा फोकस करें कि जो ये पॉइंट किस चीज का है, जहां पर डिमांड और जो सप्लाई है वो मैच कर गई। डिमांड और सप्लाई जहां पे मैच कर गई वहां पर प्राइस का एक तय हो जाएगी। जैसे अपन बिल्कुल बेसिक बात कर रहे थे, 50 टिकिया बना रहा है, 50 ही खरीदने वाले हैं, डेली का उसका यही कॉन्सेप्ट चलता है, तो वो कम ज्यादा भाव नहीं कर पाएगा। अगर अपन ने जो 3 फंडे पड़े कौन कौन से, न तो आप उसकी डिमांड बढ़ रही है, न उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट भी उतनी है, डिमांड भी उतनी है, प्रॉफिट भी वो अच्छा खासा ले रहा है, तो उसको प्रॉफिट बढ़ाने की भी कोई लालसा नहीं है। तो डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई तो उसकी जो प्राइस है वो स्टेबल हो जाएगी, और इसे अपन कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम इन प्राइस। तो ये कॉन्सेप्ट अपन का आज का था, कल से अपन नया पढ़ेंगे। तो आज अपन देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। शुरू में अपन ने क्या लिया, इकोनॉमिक्स को समझा, इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसके बाद अपन ने समझा कंट्रोल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, सोशलिज्म,
सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद अपन ने सेक्टर्स पढ़े, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, और लास्ट में अपन ने बेसिक पढ़ा है आज डिमांड, सप्लाई और प्राइस से कैसे कॉस्ट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।